तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो लाए हुए हैं वो है घटना चक्र का मंथली करंट अफेयर, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए खासकर बेहद उपयोगी है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे और देखते हैं वन बाय वन न्यूज को। देखिए, इसमें लिखा है भारत का पहला ग्रीनफील्ड। ये जो ग्रीनफील्ड है ना, इसको हमें समझने की जरूरत है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर और संशोधित उड़ान योजना। इसमें दो स्कीम की बात कर रहा है। ये संशोधित उड़ान योजना एक दूसरी स्कीम है, ये दूसरी स्कीम है, और ये पहली स्कीम है रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर। अब ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है नया, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है और अगर वो शून्य से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो शून्य से स्टार्ट हो रहा है मतलब जीरो से, एक एक चीज बेसिक चीजें उसमें स्टार्ट की जा रही है, तो वो ग्रीनफील्ड कैटेगरी में आता है। तो कहने का मतलब ये कि जो भारत सरकार की जो ये प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर और संशोधित उड़ान योजना, ये जो प्रोजेक्ट है ये है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मतलब इसमें सारी चीजें जीरो से स्टार्ट की जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब ये बात आती है कि इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इंटीग्रेटेड मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज कंबाइंड है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स जो है, मतलब जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, कच्चे तेल का रिफाइनरी किया जाएगा और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन किया जाएगा। इसमें दो चीजें होंगी, कच्चे तेल की रिफाइनरी होगी और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन किया जाएगा, है ना? और वो एक ही जगह पे किया जाएगा, इसलिए वो इंटीग्रेटेड नाम दे दिया गया। तो आइए देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है कि यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के ज्वाइंट उद्यम से है, मतलब ज्वाइंट वेंचर है। एचपीसीएल प्लस राजस्थान गवर्नमेंट, है ना? और इसकी हिस्सेदारी कितनी भैया? एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 26%, है ना? इसमें देखिए दिया हुआ है कि एचपीसीएल की जो हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है 26%। एक बात तो ये आ गई, ये हमने इसमें पढ़ लिया कि इसमें जो है 74% और 26% का बात किया गया है एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के बीच में। अब ये जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की जो क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है ना? इसकी क्षमता क्या है भाई? 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। ये जो क्षमता बताया गया है ये रिफाइनरी की क्षमता को बताता है। 9 मिलियन मीट्रिक टन ये किसकी क्षमता को बता रहा है? रिफाइनरी की क्षमता को ये बता रहा है। और उसके आगे ये भी बताया गया है कि इसमें जो पेट्रोकेमिकल उत्पादन सुविधाओं को एक साथ जोड़ा गया है, तो पेट्रोकेमिकल क्षमता, जो पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है वो है आपका 2.4 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 9 मिलियन मीट्रिक टन। 9 मिलियन मीट्रिक टन किसका है? रिफाइनरी का। और पेट्रोकेमिकल उत्पादन का है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन। ये क्षमता हो गया। तो हमने इसमें अभी तक जो फैक्ट पढ़े हैं वो ये है, ये तो ज्वाइंट वेंचर है एचपीसीएल और राजस्थान सरकार। और उसमें क्या क्या इनका योगदान है? अनुदान कितना है भाई? योगदान कितना है? वो है 74% और 26% क्रमशः। दूसरा, रिफाइनरी की जो क्षमता है वो है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, ये रिफाइनरी की। और पेट्रोकेमिकल परिसर में जो पेट्रोकेमिकल का उत्पादन किया जाएगा उसकी क्षमता है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। ये पेट्रोकेमिकल उत्पादन जो किया जा रहा है उसका उद्देश्य जो सरकार का है कि पेट्रोकेमिकल आयात को कम करना। सरकार जो पेट्रोकेमिकल आयात करती है उसको कम करना। अच्छा, अगर पेट्रोकेमिकल की बात करें तो ये डीजल पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, इससे कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे पेट्रोकेमिकल जो यूज होते हैं वो दवाओं में भी यूज किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से उन सब के यूज के लिए सरकार इंपोर्ट करती है पेट्रोकेमिकल्स को। तो ये होने से सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, इसमें देखिए एक चीज और दिया हुआ है कि इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या है? 17 है। और इसका पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक है। यह दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। ठीक है, यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दातव्य है कि प्रधानमंत्री ने जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने इसको पढ़ लिया है।
देखिए, देश में विमानन अवसंरचना के विस्तार के लिए मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य है। तो इसमें आपको जो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के ज्वाइंट वेंचर में बना हुआ है 74% और 26% जो है हिस्सेदारी है। 74% हिस्सेदारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की है और 26% हिस्सेदारी है आपकी राजस्थान सरकार की, है ना। और इसमें जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की जो क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष और जो पेट्रोकेमिकल उत्पादन है उसकी क्षमता है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। अब आइए देखते हैं इसमें कि क्या बात की जा रही है कि क्षेत्रीय हवाई अड्डों को शुरुआती वर्षों में व्यवहार्य बनाने के लिए संचालन रखरखाव यानी O&M, है ना, सहायता 3 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, ये सब चीजें फैक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं उसमें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है ना। और ये कहां से कहां तक चल रही है? दूसरे चरण के अंतर्गत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, है ना, प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक। यह कॉरिडोर सीतापुर और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र यानी वीकेआई के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को 36 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि जयपुर मेट्रो रेल 13,000 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना का आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखा और यह प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक चलेगा। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, प्रधानमंत्री ने एसजेवीएन लिमिटेड की 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना को लगभग 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है। इस परियोजना को 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है ना। साथ ही प्रधानमंत्री ने एनएचपीसी के 300 मेगावाट की करड़ीसर बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये एक हमारा फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। उसके साथ जो हमने ये चीजें बताई हैं आपको, ये चीजें याद रखनी है सारी। और ये तो हमने पढ़ा ही कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर और संशोधित उड़ान योजना के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें 12,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है ना। और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। यह है हमारा उत्तराखंड एवं सिक्किम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बने। उत्तराखंड और सिक्किम सिक्किम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बने। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साक्षरता लक्ष्य तथा उल्लास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 95% परिचालन मानक को प्राप्त करने के बाद सिक्किम देश का 5वां तथा उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उल्लास पहल का लक्ष्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन गैर साक्षर व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता तथा आजीवन अधिगम के अवसर देना है जिन्हें समुचित औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिल सकी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात की गई है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उल्लास पहल। उल्लास पहल का जो लक्ष्य है वो क्या है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन गैर साक्षर, जो व्यक्ति साक्षर नहीं है, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता मतलब काम काज करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो जान जाए तथा आजीवन अधिगम के अवसर देना है जिन्हें समुचित औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिल सकी है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों में जो आगे आए हैं वो हमारे दो राज्य हैं अभी फिलहाल, सिक्किम और उत्तराखंड। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा करने के पश्चात जुलाई 2026 में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है ना। अभी तक हम लोग केरला के बारे में, जो केरल राज्य है, केरलम के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। तो देखिए, एक नई चीज आ रही है सामने कि जुलाई 2026 में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ शामिल हो गया है। तो उत्तराखंड क्या है भाई, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है
ठीक है। इसके साथ साथ पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में कौन कौन से आते हैं? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये जरूर पढ़िएगा, ये सब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्ण साक्षर राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो आते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सब, और आपका उत्तराखंड भी शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यहाँ वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और लोगों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। तो ये वहां के मुख्यमंत्री जो है अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा और जीवन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको और भी पढ़ना है कि जो अब देखिए यहाँ से कितने प्रतिशत साक्षरता है वो बताया गया। गोवा में 99.7% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया 2025 में। त्रिपुरा 2025 में घोषित किया गया जून में, वहां की साक्षरता 95.6% है ना। देखिए 100% नहीं हुई है, 100% होगी तभी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 99.7% में गोवा, 95.6% में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में 99.30% साक्षरता थी, चंडीगढ़ की 99.93%, अंडमान निकोबार में 99% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित 26 किया गया। अब देखिए ये अंडमान निकोबार में जो जनजातीय रहते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आ जाएगा तो अगर किसी को आइडिया नहीं, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी साक्षर नहीं है, तो लोग अंडमान निकोबार पे टिक मार देंगे, उनको लगेगा कि यहाँ जनजाति लोग रहते हैं, ये लोग तो साक्षर नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा हुक है इस क्वेश्चन का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 99% साक्षरता है ना, और ये पूर्ण साक्षर राज्य घोषित है। कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 2026 को, गणतंत्र दिवस के समारोह पे। तो सिक्किम भी 99.82% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सिक्किम को उल्लास पहल के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। यह घोषणा राष्ट्रपति महोदया के उपस्थिति में की गई है। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सिक्किम भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका बन गया है। सिक्किम जो है भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका बन गया है। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सिक्किम भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका बन गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मई 2026 में सिक्किम को आधिकारिक रूप से भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन सिक्किम हाईकोर्ट द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के ई समिति के सहयोग से किया गया। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी द्वारा सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की गई कि सिक्किम भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका घोषित कर दिया गया है ना। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी उपस्थित रहे। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है वो है प्रेम सिंह तमांग, ये भी ध्यान रखने की बात है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए एलपीजीएस की बात कर रही है। एलपीजीएस काफी चर्चा में रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट है एक तरीके से कि केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर जो एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, है ना, उसमें लोगों की भागीदारी कितनी है लोकल लेवल पे डिसीजन लेने में, उसका एक अध्ययन किया गया है। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने जून 2026 को राज्यों के शासित प्रदेशों में ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभा बैठकों में सार्वजनिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना तथा जमीनी स्तर पर नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना। मतलब कुल मिलाकर ये रिपोर्ट जो बनाया गया है वो एक उपाय बताने के लिए कि हमें जमीनी स्तर पर नागरिकों की कितनी सहभागिता हो सके अपने प्रशासन के संचालन में, उस पर विशेष बल दिया गया है। तो इसी रिपोर्ट का स्टडी करके भविष्य में कुछ और दिशा निर्देश आएंगे मंत्रालय की तरफ से, जिसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो विकेंद्रीकृत और क्षेत्र आधारित मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है इस अध्ययन में। इसका अर्थ है कि अध्ययन केवल कागजी रिपोर्टों पर आधारित नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। मतलब यह है कि केवल एक जगह बैठ के कागज पे रिपोर्ट बनाई नहीं गई है कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे नागरिकों की कितनी सहभागिता है वहां के लोकल प्रशासन को चलाने के लिए,
ये डिसीजन या ये अध्ययन जो किया गया है, उस क्षेत्र में लोग गए हैं, वहां पे कई लोगों से बात किए हैं, वहां की स्थिति को देखते हुए फिर ये एक रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। ठीक है, लगभग 400 ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया गया, जिनमें 50 पेशा ग्राम पंचायतें और 130 महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें शामिल थे। ठीक है, अभी देखिए पेशा ग्राम पंचायत क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको आप लोग देखिएगा, नहीं तो मैं एक दिन इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस मूल्यांकन में लगभग 7800 लोगों ने भाग लिया। इनमें ग्राम सभा के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, समुदाय के नेता और अन्य हितधारक शामिल थे। ग्राम सभा में भागीदारी की सबसे बड़ी बाधा आजीविका और समय से जुड़ी समस्याएं पाई गई हैं, है ना। तो देखिए, ग्राम सभा में भागीदारी की सबसे बड़ी बाधा जो है आजीविका और समय से जुड़ी समस्याएं पाई गई हैं। लोग, सब लोगों के पास समय नहीं मिलता है, या लोगों को कोई और रोजगार मिल गया है तो वहां अपने रोजगार में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वो भागीदारी नहीं कर पाते हैं। लगभग 55.5% लोगों ने बताया कि कामकाज, मजदूरी, खेती या रोजगार के कारण वे ग्राम सभा की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते। इसके बाद जागरूकता और संचार की समस्या 16.22% रही, यानी कई लोगों में बैठक की जानकारी समय पर नहीं मिलती या उन्हें ग्राम सभा के महत्व की पूरी जानकारी नहीं होती है। कई लोग अवेयर भी नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, या बैठक होता है कि नहीं होता है, या कब होता है बैठक, कब होना है बैठक, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं होती है। और बात तो सही है, आप कितनी भी ग्राम पंचायतें देख लीजिए अपने आसपास के क्षेत्रों में, कि आप देखते हैं कि वहां पे ग्राम प्रधान अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं? नहीं। ग्राम प्रधान जो डिसीजन लेते हैं, वो हकीकत यही है कि वो सचिव से बातचीत करके अपना जो भी करना होता है करते हैं, ग्राम सभा को इसकी जानकारी नहीं होती है। जब कोई काम स्टार्ट हो जाता है तो पता चलता है कि अच्छा वहां पे नाली बन रही है, तो वहां पे ये टंकी बन रही, तो वहां शौचालय बन रहा है, ये पता चल जाता है। लेकिन उसके पहले जो क्या गांव के हित में क्या काम करना है, उसका कहीं कोई जनता को पता नहीं होता है। तो ये सच्चाई है, जो एक अच्छा कदम है सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, और कहीं न कहीं इस रिपोर्ट से हमारे ग्राम सभा की कार्य पद्धति में सुधार होगा। देखिए, ग्राम सभा क्या है इसके बारे में बताया गया है। जमीनी लोकतंत्र का संवैधानिकरण। ग्राम सभा जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है, वैसे ये ग्राम सभा है, जिसमें कुछ मेंबर होते हैं, और उस ग्राम सभा का जो प्रतिनिधि होता है, ग्राम प्रधान, उन उन मेंबर में मेजोरिटी द्वारा जो लिया गया डिसीजन होता है, उसी पे काम किया जाएगा। इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, आइए पढ़ते हैं। तो ग्राम सभा भारत के ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों कार्यों का प्रावधान है, तथा 243B में इसकी परिभाषा दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि भाग 9 के संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों की बात की गई है, और बी, पहले शक्ति कार्य की बात की गई है, उसके बाद उसकी परिभाषा बताई गई है। कभी कभी लगता है पहले ग्राम सभा की परिभाषा बतानी चाहिए, तो उसको पहले रखना चाहिए, फिर बाद में शक्ति और कार्यों की बात करनी चाहिए, तो उसको बाद में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे संविधान में ड्राफ्ट किया गया है ऐसे ही। तो 243A में ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों की बात की गई है, और 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को स्थानीय शासन में सीधे भाग लेने का अवसर देती है। इसके माध्यम से लोग गांव के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा कर सकते हैं, योजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं, लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं, सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं, और विकास कार्यों में समुदाय की भागीदारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, ये अगर ये ऐसा होता तो कितना अच्छा हो जाता, हमारा गांव कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, है ना। अगर हम अपने गांव के जो पंजीकृत मतदाता हैं, सभी को ना बुला के, अगर 10% जो अनुभवी और जो काफी मतलब कहने की उम्र दराज लोग हैं, उनको बुला के हम डिस्कस कर लें, अगर हम ग्राम प्रधान हैं, कि चाचा या दादा या भैया आप बताइए कि हमें अपने गांव में विकास करने के लिए क्या क्या चीजें और करनी चाहिए, क्या अभी कमी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो वो लोग अगर डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये चीज बहुत जरूरी है अभी फिलहाल में, उस तरीके से काम किया जाए तो कितना अच्छा होता है। हमारा स्थानीय स्वशासन इसी को बोलते हैं, स्वशासन होगा तो सुशासन आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा है नहीं, और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है, और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ये बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, इस पर निगरानी की जाएगी। ठीक है, अध्ययन के अनुसार देखिए क्या था कि 41.7% लोगों ने व्यस्त कामकाज को, 30% लोगों ने कृषि गतिविधियों को ग्राम सभा में भाग न ले पाने का कारण बताया। कुछ लोग अपने कामकाज में बिजी हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी में बिजी हैं, इसलिए ग्राम सभा में भाग नहीं ले पाते हैं, और बहुतों को तो जानकारियां नहीं होता कि ये भी किया जाता है, ग्राम सभा में भी भाग लिया जाता है। ठीक है, इन बाधाओं के अतिरिक्त अध्ययन में एक नई प्रवृत्ति की पहचान की गई, जिसे ग्राम सभा भागीदारी थकान भी कहा गया है। ठीक है, एक नया टर्म निकल के आया कि ग्राम सभा भागीदारी थी।
होता क्या है, कई क्षेत्रों में लोगों को जानकारी तो थी कि ग्राम सभा की बैठक होती है, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों फोरम की आवश्यकता, निर्णय लेने की प्रक्रिया और ग्राम सभा की संस्थागत भूमिका की पूरी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ साथ ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो फैक्ट है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाएं और समुदाय आधारित शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। ये व्यवस्थाएं सामूहिक चर्चा और विवाद समाधान के लिए स्थानीय मंच के रूप में कार्य करती थी। रिपन 1882 में, सन 1882 में लॉर्ड रिपन प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन के महत्व पर बल दिया और ब्रिटिश भारत में स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आधारशिला रखी। वर्ष 1957 में क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति आई, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की तथा स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी पर बल दिया। अब ये देखिए, ये प्रोग्रेस बता रहा है कि कैसे हुआ। लॉर्ड रिपन ने क्या दिया, स्थानीय स्वशासन पे बल दिया था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया था। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई। 1959 में पंचायती राज प्रणाली, है ना, को राजस्थान में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया 1959 में, है ना। और यह भारत में स्वतंत्र संस्थागत विकेंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की गई थी। तो पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में शुरुआत की गई। 1978 में अशोक मेहता कमेटी, देखिए सबसे पहले आई कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में दूसरे बाद, उसके बाद आई अशोक मेहता समिति। ये कभी कभी क्रम पूछ लेता है एग्जाम में। तो बलवंत राय जो बलशाली थे वो पहले आए, बाद में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने भागी और सहभागी स्थानीय शासन तंत्र को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है। 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया किसको भाई, पंचायती राज संस्थाओं को, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रूपरेखा को मजबूत किया। तो देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात हर जगह की जा रही है। और अभी हमने पढ़ा कि भाग 9 के अनुच्छेद 243 में शक्तियां दी गई हैं और बी वाले पार्ट में उसकी परिभाषा दी गई है ना। तो ये सब इस प्रावधान किया गया है हमारे उसमें संविधान में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इस वीडियो को अभी ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही रखते हैं। और अगर आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो हम फिर से मोटिवेट होके, एकदम से जबरदस्त तरीके से मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही पूरा एकदम वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो, और आप एग्जाम एकदम पूरा जबरदस्त छोड़ के आइए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।